हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें हिंदी भाषा पेपर में हमें पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत पढ़ना है। तो आज मैं उसी से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम I.A. रिचर्ड्स जो लेखक हैं पाश्चात्य जगत के, तो उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को देखेंगे, उसके बाद उनकी कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, उसे देखेंगे। उसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसे हम देखेंगे। फिर बारी बारी से मैं आप लोगों के बताऊंगा। आप वीडियो पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए यह। तो बिना समय को गवाएं वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, और एक बात, अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे थोड़ी खुशी मिलती है और वीडियो बनाने में और उत्साह प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने लिखा है पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। लेखक कौन है? I.A. रिचर्ड्स है। उनका जीवन परिचय हम देखेंगे अभी। सबसे पहले वो देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, I.A. रिचर्ड्स का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है इवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत के लेखक हैं उनका शॉर्ट फॉर्म ही नाम दिया हुआ है, तो उनसे उनका पूरा नाम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, I.A. रिचर्ड्स किस प्रकार के लेखक थे, कवि थे, उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। I.A. रिचर्ड्स नई समीक्षा को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले आलोचकों में अग्रणी माने जाते हैं। तो अग्रणी माने जाते हैं यानी कि इनसे पहले भी किसी ने नई समीक्षा को सैद्धांतिक आधार मानकर लेखन कार्य किया होगा, तो वो कौन थे? तो कॉलरिज थे। कॉलरिज पहले ऐसे समीक्षक हुए जिन्होंने आलोचना शास्त्र को सुसंगठित और व्यवस्थित रूप प्रदान कर रचनाएं की थी। और उसी के बाद I.A. रिचर्ड्स हुए जिन्होंने सैद्धांतिक आधार प्रदान करने वाले आलोचकों में शामिल हुए। नेक्स्ट देखिए, इनके जन्म से संबंधित पॉइंट है कि I.A. रिचर्ड्स का जन्म कब हुआ है? तो 26 फरवरी 1893, 26 फरवरी 1893 को कहाँ हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है I.A. रिचर्ड्स का जन्म। और इनका निधन देखिए कब हुआ है? तो 7 सितंबर 1979, 1979 में हुआ है, और यह भी इंग्लैंड में ही हुआ है। मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया, लेकिन आप याद रखिएगा दोनों जन्म भी इनका इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु भी हुआ है, तो ये पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, I.A. रिचर्ड्स के लेखन काल का समय क्या है? इनके लेखन काल का समय क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर है 1924 से 26 बताया गया है, तो 1924 से मैंने यहाँ पर लिया है। इससे पहले भी इन्होंने कुछ लिखा था, लेकिन वह शुरुआती दौर पर लिखा था, इसलिए उसे लेखन काल का शुरुआत नहीं बोला जा रहा है। लेकिन कुछ रचनाएं इससे पहले भी उन्होंने लिखी थी जो काफ़ी फेमस हुई थी और उनको उससे काफ़ी पहचान मिली है, तो उसे हम आगे देखेंगे कौन से थे वो, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, I.A. रिचर्ड्स अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के छात्र थे। इनकी स्कूलिंग या कॉलेज में जो इन्होंने पढ़ाई की है वह अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान सब्जेक्ट से की है, और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे हैं, और यहीं से उन्हें डिलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तो ये इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये मनोविज्ञान के छात्र थे, और इनकी रचनाओं में आप देखेंगे आगे मनोविज्ञान को ही आधार मानकर इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है, काव्य सिद्धांत को हम आगे देखेंगे उस पर। देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। I.A. रिचर्ड्स की पहली रचना कौन है? इनके द्वारा जो पहली रचना की गई थी, जैसे ऊपर मैंने बताया कि इनका लेखन काल 1924 से शुरू हुआ, लेकिन इनकी पहली रचना कौन सी थी? तो यहाँ पर देखते हैं, इनकी पहली रचना है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, और ये कब? 1922 में, यानी कि इनका जो लेखन काल शुरू हुआ है 1924 में, उससे पहले इन्होंने ये रचना की थी। उसका नाम क्या है? तो द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, ये इनकी पहली रचना है और ये 1922 में आई थी, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है आई ए रिचर्ड्स की अंतिम रचना, इनका सबसे लास्ट का लिखा हुआ कौन सा रचना है, तो वह है बियॉन्ड, और वो कब लिखा गया है, तो 1974 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप जो लेखन रचना है उसे याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या किनकी रचना है, या इनमें से कौन आई ए रिचर्ड्स की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई ए रिचर्ड्स ने अपने जीवन काल में कुल 24 ग्रंथ और एक काव्य संग्रह की रचना की है। इन्होंने 24 ग्रंथ लिखे हैं, आगे हम देखेंगे। तो आगे मैंने जो मुख्य इम्पोर्टेंट्स रचना है जो एग्ज़ाम में पूछे गए और पूछे जा सकते हैं, मैंने उन्हीं को लिया है, 24 को नहीं लिया है। तो आगे हम देखेंगे वो कौन कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ से। आई ए रिचर्ड्स की सबसे प्रसिद्ध रचना, इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी जिससे इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, सभी ने जाने। तो देखिए यहाँ पर वह रचना है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। यह है, इसका हिंदी क्या है, तो साहित्य समीक्षा का सिद्धांत। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो 1926 में प्रकाशित हुई थी, और इस रचना से रिचर्ड्स को ख्याति प्राप्त हुई। पहचान जो रिचर्ड्स को प्राप्त हुई है ज़्यादा, वह प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म से जो रचना थी उसी से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमने आई ए रिचर्ड्स के जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे मैंने आपके सामने रख दिया है। इसे एक नज़र में ज़रूर से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लेखक से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो लेखक भी उसी में शामिल है, तो लेखक से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, उसे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ 11 रचना लिखी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें कुछ रचनाएं वैसे हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, तो यहाँ पर भी वो आ जाता है। तो यहाँ देखिए आई रिचर्ड्स की प्रमुख रचनाएं। आई रिचर्ड्स की प्रमुख रचना में पहला कौन सा है, तो पहला है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स। ये 1922 में, इसे हमने पहले भी देखा था। सेकेंड है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये 1923 में। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1926 में अभी हमने देखा था, जिससे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई है आई ए रिचर्ड्स को, ये वही रचना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ये 1929 में आया, 5th नंबर पर है। 5वें नंबर पर है मेनिसियस ऑफ द माइंड, ये 1931 में। 6ठे नंबर पर कॉलरीज ऑन इमेजिनेशन, 1934 में आया। 7वां है द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, 1936 में। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, यह कब आया, तो 1938 में आया है। नेक्स्ट है द स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, यह कब, तो 1955 में। 10वें नंबर पर है पोइट्रीज देयर मीडिया एंड इंड्स, यह कब है, तो 1973 1973। यहाँ पर 1974 भी है, कहीं कहीं पर दिया हुआ, तो दोनों को याद रखिएगा, जो भी ऑप्शन में रहेगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा। तो पोइट्रीज देयर मीडिया एंड इंड्स 1973 या 1974 याद रखिएगा। और 11वां नंबर पर बियॉन्ड है, जो अभी हमने देखा था, इनकी अंतिम रचना है। यह अंतिम रचना है, इसे याद रखिएगा, 1974 में। और इन सब में इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तो ये प्रथम रचना है, और सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है इस रचना से, ठीक है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। तो आप इन 11 को याद रखिएगा, इनमें 3 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, तो इसे भी देखिएगा। अब हम देखते हैं इनके द्वारा जो साहित्य सिद्धांत दिए गए हैं उसे हम देखते हैं। काव्य साहित्य सिद्धांत है, उसे हम एक नज़र में देखते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए आई ए रिचर्ड्स के सिद्धांत, पहला पॉइंट यहाँ हम देखते हैं। आई ए रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए। यह मनोविज्ञान के स्टूडेंट थे, और उसके बाद ये साहित्य लेखन के क्षेत्र में आए थे। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि आई रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य में आए, और इन्होंने
मनोविज्ञान को आधार मानकर, मनोविज्ञान के स्टूडेंट थे इसलिए मनोविज्ञान को आधार मानकर दो सिद्धांत दिए। कला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में दो सिद्धांत दिए। वो कौन कौन से सिद्धांत थे? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला है मूल्य का सिद्धांत और दूसरा है संप्रेषण का सिद्धांत। ये दो इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखिएगा। मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो आई ए रिचर्ड्स के द्वारा दिया गया सिद्धांत है यह। अब हम जो इनके द्वारा दो सिद्धांत दिए गए हैं, मूल्य का सिद्धांत और संप्रेषण का सिद्धांत, उसमें से फर्स्ट में मूल्य का सिद्धांत है, उसे हम देख रहे हैं। आज मैं मूल्य का सिद्धांत से संबंधित पॉइंट्स आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको संप्रेषण का सिद्धांत से संबंधित पॉइंट्स बताऊंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने मूल्य का सिद्धांत से संबंधित ही नोट्स आपके लिए आज लाया हूँ। तो इसे अच्छे से देखिए मूल्य का सिद्धांत, इसे और क्या बोला जाता है? तो कला का मूल्य सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत, इसे भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो मूल्य का सिद्धांत बोला जा रहा है, तो मूल्य क्या है? सबसे पहले मैंने मूल्य क्या है उसके बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। देखिए क्या है मूल्य शब्द का तात्पर्य किससे है? तो किसी भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से है जिसके द्वारा मनुष्य के किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति होती है। मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व और कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मूल्य क्या है? तो मूल्य वैसी वस्तु है, भौतिक वस्तु है हमारे आसपास की, या फिर मानसिक अवस्था है जिससे हम किसी चीज़ को पाने के उद्देश्य से सोचते हैं या करते हैं और जिससे हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो वह मूल्य वही है। और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारे आचरण पर, अगर अच्छा उद्देश्य है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत है तो गलत प्रभाव पड़ेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है। तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी से संबंधित मूल्य पर ही आई ए रिचर्ड्स ने सारे आधार दिए हैं अपने सिद्धांत के। तो उसे हम देखेंगे और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है? तो आई ए रिचर्ड्स ने जो मूल्य का सिद्धांत दिया है, क्या इसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया है? तो सामाजिक जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें काव्य की जो रचना होती है, काव्य जो लेखकों के द्वारा काव्य लिखा जाता है, उसकी उपयोगिता पर जोर दिया गया है। ठीक है। मैं ऐसा इसलिए भी बोल सकता हूँ कि आपने पढ़ा होगा भारत गुलाम था, तो उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिन्होंने अपनी रचना से ही, अपनी कविता से ही लोगों को आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और आज़ादी भी प्राप्त हुई। तो इसलिए आई ए रिचर्ड्स का भी मानना है कि सामान्य जीवन में काव्य की उपयोगिता काफ़ी अधिक है और उसी के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट जो है वह क्या है? आई ए रिचर्ड्स से पूर्व, इनसे पहले भी कुछ रचनाकार हुए, उन्होंने कुछ आधार कला पर दिया था, सिद्धांत दिया था। तो उसे देखते हैं उन्होंने क्या दिया था। तो आई ए रिचर्ड्स से पूर्व पीटर लेखक थे, ऑस्कर वाइल्ड, प्रोफेसर बेर्डले आदि रचनाकारों ने सौंदर्य को आधार मानकर कला को कला के लिए, कविता को कविता के लिए सिद्धांत दिए। कहने का मतलब थे ये जो लेखक थे, अगर उन्होंने काव्य की रचना की, कविता की रचना की, तो बस उसकी सौंदर्यता कविता तक ही रखी, सामान्य जीवन में उसकी कोई उपयोगिता उन्होंने नहीं रखी थी। तो वहीं पर है सिद्धांत दिए। इनकी रचनाओं में नैतिक मूल्यों का अभाव था। इनकी जो रचना थी उसमें नैतिक मूल्यों का कोई प्रभाव नहीं था, सिर्फ सौंदर्य, कविता या काव्य जो अच्छा है तो अच्छा है बस। तो देखिए आगे आई ए रिचर्ड्स ने क्या किया? तो उक्त सिद्धांतों का खंडन करते हुए, कला का कला के लिए, कविता का कविता के लिए जो सिद्धांत था, तो उक्त सिद्धांतों का खंडन करते हुए रिचर्ड्स ने कला काव्य का जीवन मूलक मूल्यों से घनिष्ठ संबंध को स्वीकार करते हुए मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई ए रिचर्ड्स मानते हैं कि
आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही हैं, जैसे जैसे हम विकसित होते जा रहे हैं तो उसी तरह जो प्राचीन परंपरा है उसे हम भूलते जा रहे हैं या फिर छोड़ते जा रहे हैं, नई चीज़ों को अपना रहे हैं। उसी पर आई रिचर्ड्स का कहना है कि आई रिचर्ड्स मानते हैं कि आज जब प्राचीन परंपराएं टूट रही है और मूल्य विघटित हो रहे हैं, मूल्य मीन्स सोच विघटित हो रहे हैं, तब सभ्य समाज कला और कविता के सहारे ही अपनी मानसिक व्यवस्था और संतुलन को बनाए रख सकता है। आई रिचर्ड्स का मानना है कि वर्तमान में जो कला और कविता है वही जो परंपराएं टूट रही हैं उसे बनाए रखने में अच्छा साबित होगा। ठीक है, तो ये आई रिचर्ड्स का मानना है और उनके सिद्धांत का भी। नेक्स्ट है, आई रिचर्ड्स कहते हैं कि समाज में मूल्यों की स्थापना व्यक्तियों को बिना किसी पारस्परिक विरोध के उनकी प्रमुख प्रेरणाओं को संतुष्ट करने के लिए होती है। कहने का मतलब है कि समाज में कुछ भी नैतिक चीज़ों को जो रखा गया है, बताया गया है, वो किस लिए है, तो व्यक्तियों को बिना विरोध, ताकि किसी को किसी से विरोध ना हो, तो ऐसी स्थिति को संतुष्ट करने के लिए की गई है। और इसे क्या कहा जाता है, तो इस नियम को नैतिक नियम कहा जाता है। स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा है नैतिक शास्त्र, इस तरह करके नैतिक नियम। तो वहाँ आपने देखा ही होगा कि अच्छे अच्छे चीज़ों को, जैसे वैसे चीज़ों को बताया जाता है जैसे किसी दूसरे को परेशानी ना हो, द्वेष ना हो, वैसे चीज़ों को बताया जाता है। और वैसे नियम को क्या कहते हैं, नैतिक नियम। यहाँ पर आपने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, आई रिचर्ड्स क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर रिचर्ड्स का मानना है कि काव्य रचना एक मानवीय रचना है। हम जैसे लोगों के द्वारा ही लिखा जाता है, जो रचनाकार होते हैं, कवि होते हैं, तो उसी पर बोला जा रहा है कि रिचर्ड्स का मानना है कि काव्य रचना एक मानवीय रचना है, इसलिए इसके मूल्य का मान अन्य मानवीय क्रियाओं की तरह ही होना चाहिए। इस पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई रिचर्ड्स का मानना है कि कोई भी वस्तु जो किसी एक इच्छा को इस प्रकार शांत करती है, यानी अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए और वो मिल जाती है तो मेरी इच्छा शांत हो जाती है। उस पर देखिए क्या बोला जा रहा है रिचर्ड्स के द्वारा कि कोई भी वस्तु जो किसी एक इच्छा को इस प्रकार शांत करती है कि उससे उसके समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा का रुकावट नहीं होता, वह नैतिक मूल्यवान होता है। कहने का मतलब कोई चीज़ मैं वैसा सोचता हूँ और वो चीज़ पूरा हो जाता है तो मैं तो खुश होता हूँ, लेकिन इससे किसी और को किसी भी प्रकार का द्वेष या रुकावट या फिर उन्हें बुरा ना लगे, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर वैसी चीज़ें होती हैं वस्तु, तो वह मूल्यवान है। आई रिचर्ड्स वैसी चीज़ों को मूल्यवान मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म है, मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म है जिसमें उसका रुचि निहित हो, अर्थात वह वस्तु हमें रुचिकर लगता है, वह हमारे लिए मूल्यवान है। वैसी चीज़ जो हमें अच्छे लगते हैं वो चीज़ मूल्यवान है, जिससे किसी को कुछ परेशानी ना हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। काव्य कला को सर्वोत्तम रूप प्रदान करने के लिए कवि की मनोवैज्ञानिक अनुभूति के मूल्य की स्थापना सामाजिक दृष्टि से लाभप्रद होनी चाहिए। यहाँ पर रिचर्ड्स का कहना है कि अगर कोई लेखक काव्य की रचना करते हैं तो उसमें मनोवैज्ञानिक सामाजिक अनुभूति होनी चाहिए। अगर वैसी चीज़ें हैं तो वह समाज के लोगों के लिए लाभप्रद होंगी। अगर उन चीज़ों का अभाव होगा तो वह समाज के लोगों के लिए अच्छा साबित नहीं होगा या रचना अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, काव्य में भावोत्तेजक, भावना से उत्तेजित, ठीक है, काव्य में भावोत्तेजक भाषा के प्रयोग से उसके अंदर का परस्पर विरोधी आवेग व संवेग का सामंजस्य बना रहता है। यानी मतलब एक कोई भी रचना होती है तो उसमें कुछ पक्ष और विपक्ष
के चीज़ें भी होती हैं, तो वैसी चीज़ों को सामंजस्य बनाने के लिए, बराबर रखने के लिए भावना से संबंधित कुछ बातें होती हैं, उन्हें काव्य में जोड़ा जाता है। ठीक है, जिससे सामंजस्य बना रहता है आवेग और संवेग में। और ये दोनों हमारे मन में ही होते हैं। किसी चीज़ के लिए हम कुछ अच्छा सोचते हैं तो उसी वक्त उसी चीज़ को लेकर के हम बुरा भी सोचते हैं। ठीक है, जिससे काव्य में मूल्यवान सौंदर्यानुभूति हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज़ की भावना से संबंधित ही कुछ वैसी चीज़ों को लिख दिया जाता है कि पूरे कविता में कुछ चीज़ को आप जब एक दो लाइन को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सुनने के लिए मिल जाती हैं, और उससे हमें लगता है कि ये कविता काफ़ी अच्छी है और समाज के लोगों के लिए यह अच्छा साबित होगा। तो उसी पर बोला जा रहा है कि जिस काव्य में मूल्यवान सौंदर्यानुभूति हो जाती है, यही मनोवैज्ञानिक काव्य मूल्य होता है। तो आइए रिचर्ड्स का मानना क्या है कि किसी भी रचना में भाव का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत आइए रिचर्ड्स मानव मन, क्रियाओं और प्रक्रियाओं, जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारे मन में किसी भी चीज़ के लिए कुछ अच्छा भी बात चलता रहता है और कुछ बुरा भी बात चलता रहता है एक साथ। उसी पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत आइए रिचर्ड्स मानव मन, क्रियाओं, प्रक्रियाओं की मीमांसा, मीमांसा मीन्स गंभीर मनन या विचार, हम सोचते हैं, मीमांसा करते हुए मानव मन को आवेगों का एक तंत्र कहते हैं। हमारा मन वैसा है, किसी भी चीज़ को कभी भी आप अगर शांत भी बैठे हुए हैं तो आपके मन में कुछ वैसी बातें आती हैं कि हम कुछ अच्छा भी सोचते हैं और साथ साथ में उसका नेगेटिव भी सोचते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में सोचते हैं। उसी पर बोला जा रहा है कि मानव मन को आवेगों का एक तंत्र कहते हैं। कौन? तो आइए रिचर्ड्स। और आवेगों की उत्पत्ति में कभी कोई रुकावट नहीं होती। आप कभी भी आप बैठिए या कुछ करते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ सोच आपके मन में आता ही रहेगा। ठीक है, तो उसी पर बोला जा रहा है कि ये जो आवेग हमारे मन में उत्पन्न होते हैं वह कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा इस प्रकार के क्रिया प्रक्रिया संबंधी जो विचार हमारे मन में आते हैं वो हमेशा आते ही रहते हैं। और इसी आवेग से संबंधित ही देखिए रिचर्ड्स ने कुछ प्रकार दिए हैं। तो रिचर्ड्स के अनुसार आवेग दो प्रकार के होते हैं। मैंने अभी बताया था कुछ अच्छा और बुरा होता है, सोच होता है। तो उसी पर देखिए रिचर्ड्स के अनुसार आवेग दो प्रकार के होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? तो देखिए पहला है प्रवृत्ति मूलक इच्छा आवेग। उसमें क्या आ जाता है? तो भूख, तृष्णा, वासना, किसी चीज़ को पाने के लिए या कुछ अच्छा भी हो सकता है इसमें। और दूसरा है निवृत्ति मूलक द्वेष आवेग, जिसमें घृणा है, निर्वेद है, वितृष्णा है। तो ये सभी चीज़ें हैं दो प्रकार के आवेग में, जिसमें कुछ अच्छी चीज़ों को भी हम सोचते हैं और कुछ गलत चीज़ों को भी एक साथ ही सोचते हैं, और उससे सोचने में कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। और अब हम ये जो दो आवेग के प्रकार दिए गए हैं आइए रिचर्ड्स के द्वारा, तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं नेक्स्ट, उसे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला देखते हैं क्या दिया गया है। तो रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य हमारे आवेगों में संतुष्टि व संतुलन स्थापित करता है। नेक्स्ट है रिचर्ड्स दोनों आवेगों, जो अभी हमने देखा था दोनों आवेगों, उसी के बारे में बोला जा रहा है कि रिचर्ड्स दोनों आवेगों के अंतर्गत कहते हैं कि मूल्य सिद्धांत इच्छाओं की संतुष्टि पर आधारित होते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए होता है, अगर वो चीज़ हम लोग पा लेते हैं तो हमारे मन की संतुष्टि हो जाती है और वो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ों के लिए हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं इच्छाओं को पाने के लिए। नेक्स्ट है रिचर्ड्स का मानना है कि परस्पर विरोधी आवेग, परस्पर विरोधी आवेग, एक ही चीज़ को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो रिचर्ड्स का मानना है कि परस्पर विरोधी आवेग में सामंजस्य व्यक्ति और समाज के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिचर्ड्स संतुलन और समन्वय को काव्य कला का गुण मानते हैं। इसे याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। रिचर्ड्स संतुलन और समन्वय को काव्य कला का गुण मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और आज का लास्ट पॉइंट देखते हैं रिचर्ड्स इसमें क्या बोल रहे हैं। देखिए रिचर्ड्स कहते हैं कि
काव्य और भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है अगर वह परस्पर विरोधी आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है जिससे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। कहने का क्या तात्पर्य है कि वैसी रचना, वैसा काव्य जो बहुत ही और भी अधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान है, जिसमें दो विरोधी आकांक्षाओं को, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, उनको संतुष्ट करती है और उससे कम से कम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। अगर वैसी रचना है तो वह और भी महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। ठीक है, तो इसे हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रिचर्ड्स कहते हैं कि काव्य और भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान है अगर वह परस्पर विरोधी आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है जिससे कम से कम वृत्तियां क्षुब्ध होती हैं। तो ये आज का लास्ट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट है यह, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ सजेशन ज़रूर से दीजिएगा कमेंट कर ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं और आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो तैयार कर पाऊँ। और वैसे फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको पहले मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।